हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुनील जैन। बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम बच्चों पास आ गए हैं और अब हमें जरूरत है ये देखने की कि आईसीएआई ने पास्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ कवर करके चलूंगा और मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा यहां पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिएगा बच्चों, एक जरूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आप लोगों को दे दूं। जिस तरीके से आप मुझे अभी YouTube पे लाइव देख रहे हैं और मेरे सेशन YouTube पे होते रहते हैं, आप लोग आते हैं उसमें, लेकिन अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वहां भी आप मुझे लाइव देख सकते हैं, लाइव सेशन मेरे ले सकते हैं। क्या करना है आपको, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं, सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा इसके लिए मैं। आपको क्या करना है, अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अगर आप चलाते हैं आईफोन तो आप जाएंगे ऐप स्टोर में, और ऐप स्टोर में जाके आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है बच्चों। सर इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने से क्या होगा बच्चों, देखो इसमें दो तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक यहां पर क्या होता है, स्पेशल क्लास होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ मेरी स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं, जैसे अभी सितंबर सितंबर फर्स्ट वीक में मैं आपके साथ जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन के क्विज करने वाला हूँ स्पेशल क्लास के अंदर ना, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, लाइव क्लास होती हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर एक हमारा प्लस कोर्स चलता है बच्चे, उसके बाद हमारा प्लस कोर्स चलता है। अब जो स्पेशल क्लासेस होती हैं हमारी, स्पेशल क्लासेस में बच्चे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं करवाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस नहीं कवर होता उसके अंदर। बट जो प्लस कोर्स रहेगा हमारा, उसमें जब हम लोग कंसेप्ट करवाते हैं तो पूरा सिलेबस उसमें है वो कवर करवाया जाता है। मेरे प्लस कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, अभी अगस्त में लॉन्च हुए हैं, सितंबर में बाकी कोर्स और भी लॉन्च होने वाले हैं। तो आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस कोर्स के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आपको लाइव क्लासेज वो मिलेंगी, डेली लाइव क्लास होंगी आपकी, आप टीचर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट ले सकते हैं। इसके बाद उसमें वीकली क्विज आपके चलेंगे, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया उस पर टेस्ट होंगे। ठीक है, हर तीसरे दिन बाद बच्चों हम लोग करते हैं डाउट सेशन, कि जो भी काम आपको करवाया गया है उसमें जो आपके डाउट्स होंगे वो डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर लाइव क्लास को नहीं देखा तो उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे, तो जब आपका मन करे कितनी बार भी आप क्लासेस को है वो देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट में फिर आपको मिलेगा मॉक टेस्ट प्लस लास्ट टाइम रिवीजन, यानी ए टू जेड जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सीए के पेपर को पास करने के लिए, वो सारी फैसिलिटी बच्चों आपको यहां मिलने वाली है, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहां मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लस कोर्स के लिए एक छोटी सी फी आपको है वो देनी होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है बच्चों, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, बहुत लीनियंट तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आप चाहें इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। कि सर मेरा मन करता है कि मैं पहले एक बार प्लस कोर्स को चला के देखना चाहता हूं, तो आप एक बार 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 1 मंथ की फी कितनी होगी, 3500। लेकिन ये जो कोड दिखाई दे रहा है SPSUNIL1, इसे यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, 3150 ये आपकी फी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी प्लान सब्सक्राइब करेंगे और इस कोड को जब यूज करेंगे SPSUNIL1, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है बच्चों, 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ्स का प्लान है, 24 मंथ्स का प्लान भी है। अगर 1 ईयर का प्लान देखें तो 175, अरे ये क्या हो गया भाई, आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ेगा ये 15,750 रुपए का। और 2 ईयर का प्लान देखो तो 18,900 रुपए का 2 ईयर का प्लान रहता है बच्चे। ठीक है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज के क्लास की। तो आज मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग जो हैं करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं जब स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मैं आपको 5 to 7 मिनट का समय, 5 to 7 सेकंड्स का समय दूंगा खाली देखने भर का, कि आप क्वेश्चन को देखिए और फटाफट से आंसर कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, चलिए मैं 10 सेकंड का समय हर क्वेश्चन पे देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सोच समझ के आंसर कीजिए फटाफट से। डिमांड फॉर ए commodity refers to desire for the commodity, need for the commodity, quantity demanded that commodity, or quantity of commodity demanded at a certain price during any particular period of time। yes, right answer is D। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका आंसर जो है वो डी आएगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सिर्फ डिजायर से बात नहीं बनती है, नीड से बात नहीं बनेगी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो डिमांड की गई है, प्राइस होना चाहिए सर्टेन और टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तब बनती है डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट ए थिएटर राइजेस फ्रॉम ₹120 पर पर्सन टू 200। पहले प्राइस कितना है, 120 है, अभी प्राइस इंक्रीज होके 200 हो गया। द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन प्राइस हैज लीड टू फॉल इन अटेंडेंस एट ए गिवन मूवी। अभी पहले क्वांटिटी कितनी सेल हो रही थी, 300 पर्सन आ रहे थे, तो अभी कितने हो गए, 200 हो गए हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मूवी। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मूवी। तो पहले निकालिएगा डेल्टा पी, P1 माइनस पी कितना आ जाएगा, 200 माइनस 120, 80 आ गया। डेल्टा पी का पता है ना आपको, P1 माइनस पी। और डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, Q1 माइनस क्यू। तो 200 माइनस 300 ये आ जाएगा -100। अब ईडी का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। तो पी कितना था बच्चों, 120, क्यू कितना है 300, बाहर माइनस है, डेल्टा क्यू कितना है -100, डेल्टा पी कितना है 80। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 3 से, ये जाएगा 40, ये जाएगा 2, तो 1/2 मीन्स 0.5। ए इज द राइट आंसर, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं बच्चों इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स होती कौन सी हैं, लो क्वालिटी गुड्स। इट मींस लोग इनको मजबूरी में परचेज करते हैं, जो गरीब लोग होंगे वो परचेज करेंगे मजबूरी में। तो जब मजबूरी में बंदा परचेज कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या कर देगा, कम। इट मींस इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। तो इट मींस इसका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। इनकम इफेक्ट कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट होगा नेगेटिव। तो ईडी का ईवाई का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इन इनकम। ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ, ये देखो इनकम अगर प्लस होगी तो डिमांड माइनस हो जाएगी ना, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस। तो इसलिए आंसर आएगा सी नेगेटिव, सी नेगेटिव। फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डज डिमांड फॉल विद अ राइज इन इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड्स। ये कह रहे हैं
कि कौन से टाइप की गुड्स होती हैं कि डिमांड कम हो जाएगी जब इनकम लेवल बढ़ेगा। अभी पढ़ा था, बताओ। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। कौन सा कंसेप्ट है? अभी अभी सिखाया तुम्हें। यस, राइट आंसर इज ए, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स लाइक बाजरा, ए फॉल इन इट्स प्राइस टेंड्स टू, चलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मेक द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, रिड्यूस द डिमांड, इंक्रीज द डिमांड, चेंज द डिमांड इन एन अबनॉर्मल वे। अभी ध्यान रखना, प्राइस में चेंज होने की बात पूछी है, ना कि इनकम में चेंज होने की बात पूछी है। और इंफीरियर गुड्स है, ये इंफीरियर गुड्स है। बताइए आपको क्या लगता है कि क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बताओ बच्चों। सोच समझ के आंसर करना। ध्यान से समझ लेना बच्चों, जब मैं इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूं तो इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव ही होता है, यानी इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होती है। और जो इनकम इफेक्ट है वो भी नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड कम करते हैं। तो फॉल इन प्राइस हुआ तो डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये मत बोल देना कि प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स है। बच्चों, इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है? प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, यानी ओनली एंड ओनली एक गिवन गुड्स ही ऐसी होती हैं जिस पे प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, बाकी सब में इनवर्स होता है। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, आंसर आएगा सी। ठीक है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बताइए जल्दी से। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व क्या होता है? सर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यस, वेरी गुड। जब अलग अलग डिमांड का चेंज हो जाते थे, शिफ्ट हो जाता था, तो इंक्रीज डिक्रीज डिमांड होता था। सेम पे होता है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% and quantity demanded fall by 25%. This indicates that demand for hot dogs is, देखो क्या कह रहा है, the price of hot dogs increases by 22%, change in price 22 है, quantity demanded fall है। तो ईडी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो ये कह रहे प्राइस इंक्रीज हुआ कितना? 22, यानी ये प्लस 22% है। और डिमांड हुई कितनी कम? 25 कम हुई है। ठीक है, यानी डिमांड में चेंज ज्यादा है तो आंसर मोर देन 1 आएगा। मोर देन 1 को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉल करते हैं बच्चों, हम कॉल करते हैं इलास्टिक। सो राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट। चलो बच्चों पढ़ो और आंसर दो। क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए? क्वांटिटी डिमांडेड does not respond to price change and so the elasticity is, ये कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं हो रहा प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो इसलिए क्या होगा? जीरो। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया उसको मेजर करते हैं। और ये कह रहा है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इट मीन जीरो इलास्टिसिटी है। सो राइट आंसर इज ए। Which
factor generally keeps the price elasticity of demand for a good low? किस फैक्टर की वजह से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कम रहेगी? वैरायटी ऑफ यूजेस इससे तो ज्यादा होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा होती है, हाई प्रपोर्शन ज्यादा होती है, लो प्राइस से कम होती है। अगर किसी चीज का प्राइस बहुत कम है, मान लो बहुत सस्ती चीज है, अगर उसका प्राइस चेंज भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? इट्स लो प्राइस। नेक्स्ट देखिएगा, in case of straight line demand curve meeting the two axes, price elasticity of demand at the midpoint of line would be। चलो ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को बता भी देता हूं। जब पॉइंट इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ईडी का लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला होगा तो ये है मिड पॉइंट, ये लोअर सेगमेंट, ये अपर सेगमेंट, तो यहां पे ईडी कितना हो गया? 1, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, तो दोनों इक्वल हैं तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां पे जाओगे ईडी मोर देन 1, ईडी इंफिनिटी, ईडी लेस देन 1, ईडी 0, ईडी 0। तो ये 5 केस बनेंगे बच्चों, ठीक है, ये 5 केस बनेंगे आपके। यहां पे पूछा था मिड पॉइंट, तो मिड ईडी आंसर आएगा बच्चे इसका। एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, बताइए। इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट, की वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है। अभी देखो पहली बात तो 2 बातें ध्यान रखना, जो इंक्रीज इन डिमांड है वो अदर फैक्टर की वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस की वजह से होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो अभी पहली बात तो देखो, अदर मार्केट प्राइस तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका होता है रोल नहीं। डिमांड कब बढ़ सकती है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर मान लो इससे भी डिमांड कम होती है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनवर्स रिलेशन होता है, इससे कम होगी, तो ये आएगा। नॉर्मली अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सर यहाँ पता तो नहीं है इंफीरियर गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है, एज्यूम करना पड़ेगा नॉर्मल गुड्स के बारे में बात हो रही है, जनरल बात हो रही है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी, compute income elasticity if demand increases by 5% and income by 1%। EY का फॉर्मूला बताओ मेरे बच्चों। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा ऊपर आएगा और नीचे जो इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं वही चीज नीचे रख दो। अभी इनकम इलास्टिसिटी है तो यहाँ पे नीचे इनकम आ जाएगा। अब ये कह रहे कि डिमांड बढ़ी 5%, इनकम बढ़ी 1%, तो आंसर कितना आएगा? 5। राइट आंसर इज ए। ओके, फॉर ए commodity with a unitary elastic demand curve, if the price of commodity rises then the consumer's total expenditure on his commodity would be। ये कहता है कि यूनिटरी इलास्टिक है, यानी ईडी कितना है? 1 है। ईडी कितना है? 1 है। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है अब यहाँ पे। For a commodity with a unitary elastic demand curve, if the price of commodity rises, प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसका पूरा बना के दिखा दूं आपको चार्ट, 1 मिनट लगाऊंगा। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस मेथड वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। दिस मेथड वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, और क्या बोला उन्होंने? प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर। अगर इन दोनों में नो चेंज आता है, प्राइस चेंज होने से अगर नो चेंज आता है तो ईडी क्या रहेगा? 1। प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो इसे हम क्या बोलेंगे?
ईडी मोर देन वन, अगर इनवर्स रिलेशन है ना ईडी मोर देन वन हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल, सॉरी ये सेम डायरेक्शन में बनाओ, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, एरो मैंने गलत लगा दिया है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन है, या तो दोनों कम हो रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं, तो इस केस में ईडी लेस देन वन होता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने से, प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने से अगर इलास्टिसिटी में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा तो उसे कहते हैं ईडी वन। इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा एक कम होगा, ईडी मोर देन वन। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे तो लेस देन वन। तो अभी ये कहता है कि यूनिटरी इलास्टिक है यानी ईडी वन है। ठीक है, तो प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा सी, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड फॉर गुड इज परफेक्टली इलास्टिक? ध्यान है, ईडी इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक है तो ईडी इनफाइनाइट होता है। इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइज, इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइज, इनवर्स रिलेशन बताया था ना, प्राइस इंक्रीज होता है तो एक का प्राइस इंक्रीज होगा दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, एक का प्राइस डिक्रीज दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगी, और डिमांड अगर कम होती है तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम चेंजेस बाय 20%, डिमांड चेंज बाय 40%? चलो जी लगा दो EY का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40%, परसेंटेज चेंज इन इनकम 20%, आंसर इज 2, आंसर इज बी। बी आंसर आ जाएगा कि इनकम में 20% चेंज आया, डिमांड में 40, डिमांड में ज्यादा चेंज, जितना ज्यादा डिमांड में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, EY हो जाएगा। इफ डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये डिमांड कर्व है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी? बताओ भाई, अभी पढ़ा था, ईडी कितना हो जाएगा सर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन सा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है सर, इनफाइनाइट होता है परफेक्टली इलास्टिक। सो राइट आंसर इज ए। गिफन पैराडॉक्स इज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। क्या होता है भाई गिफन पैराडॉक्स? गिफन पैराडॉक्स क्या कहता था कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट यानी ऐसी चीजें जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। राइट आंसर इज ए, लॉ ऑफ डिमांड इज ए। बताइए, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या आंसर आएगा इसका? लॉ ऑफ डिमांड इज ए, लॉ ऑफ डिमांड इज ए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? सर इसका आंसर आएगा क्वालिटेटिव। क्यों? प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। ये खाली डायरेक्शन बताता है, क्वालिटी बताता है कितनी होगी। ये कैसा बोलता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस डबल हो गया तो क्वांटिटी हाफ हो जाएगी? नहीं सर ऐसा तो नहीं बताता। तो नहीं बताता तो इसलिए क्या होगा, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगी। आई बात समझ में क्या? नेक्स्ट, द डिमांड ऑफ which type of goods do not decrease with increase in its price? प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड कम नहीं हुई,
ये कब अप्लाई होगा? कंफर्ट में? नहीं सर ये तो कर देते हैं। लग्जरी बिल्कुल कर देते हैं। कैपिटल कर देते हैं। सर नेसेसरी में नहीं होता जनरली, जनरली नेसेसरी में नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो चाहिए ही चाहिए कुछ, जैसे मान लो अनाज है खाने के लिए, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नेसेसरी चीज है। प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड पे फर्क पड़ता नहीं, पड़ेगा तो बहुत मामूली सा पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? सी, नेसेसिटीज इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू, बताओ भाई, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? सर चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की वजह से होता है। सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री ये अदर फैक्टर है, इससे होगा इंक्रीज डिक्रीज। चेंज इन इनकम ये भी सर अदर फैक्टर में काउंट होता है, इससे भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। प्राइस की वजह से होगा तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा। ओके। इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, अब बच्चे कई बार ना क्या कर देते हैं, इसका आंसर लगा देते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, जबकि इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आर्क इलास्टिसिटी, ARC, आर्क इलास्टिसिटी। टू पॉइंट्स क्या है ये देखिए ऐसे बच्चों, ये एक डिमांड कर्व होगा, पहले मान लो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो ये जो 2 पॉइंट्स आए हमारे पास, ये जो 2 पॉइंट्स आए हमारे पास, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। ये आर्क है, इतना इतना जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क, और इसी का नाम क्या है? आर्क इलास्टिसिटी। इस आर्क पे इलास्टिसिटी निकालते हैं तो आर्क इलास्टिसिटी आंसर आएगा। ओके। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कैसा रहेगा? कांस्टेंट, नो चेंज इन प्राइस, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, यानी कि ऐसा, प्राइस यही है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी भी हो रही है, ये डिमांड कर्व है, तो कैसा होगा बताइए? सर ये तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस लग रहा है, बिल्कुल सही बेटा, बी आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है डिमांड? प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे? सर सभी पे करती है, सभी पे करती है, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। इन केस ऑफ substitute goods, in case of substitute goods cross elasticity is positive, क्योंकि इसी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, एक्स का डिमांड चेंज होगी लेकिन प्राइस चेंज होगा वाई का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई। तो एक का प्राइस चेंज होगा, दूसरे की डिमांड, और गुड्स कैसी हैं? सब्स्टिट्यूट, जैसे मान लो पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, इसका प्राइस कम तो इसकी डिमांड कम, पॉजिटिव रिलेशन है ना, इसलिए आंसर क्या आता है? सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव इज द राइट आंसर। ओके। The quantity demanded does not respond to price change and so the elasticity is, ये कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है? सेम है, प्राइस चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, क्वांटिटी में नो चेंज। भाई जब क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो डिमांड कर वैसा बनेगा, फिक्स क्वांटिटी, तो क्या है बताइए? ईडी कितना होगा? सर ईडी होगा 0, सो राइट आंसर इज ए 0, बिल्कुल सही जवाब। इफ डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लो जी, डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये रिपीट हो गया बच्चे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आया? डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हो, इनफिनिट का मतलब परफेक्टली इलास्टिक, ए आंसर आएगा, आंसर आएगा ए, परफेक्टली इलास्टिक। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेज। देखो ये क्वेश्चन फिर से आया है, इंफीरियर गुड्स के केस में बस मुझे ये बता दो क्या प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? प्राइस इफेक्ट लो ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यस सर होता है ना, तो लो ऑफ डिमांड अप्लाई होगा तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो नेगेटिव इफेक्ट को तो क्या करें, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीज, प्राइस हुआ कम तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, डिमांड नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राइस में चेंज होने से जो चेंज आता है वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो चेंज आता है वो डिमांड में चेंज होता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से बताओ बच्चों। सोचो समझो बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या आंसर आना चाहिए? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज, पॉजिटिव बताया था ना वैसे सब्स्टिट्यूट में, तो परफेक्ट में क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव यानी कि इनफाइनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? देखो बेटा दो चीजें हैं ए और बी, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, दोनों से काम चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो अगर इसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो इसकी डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा? सर बहुत ज्यादा, सारा यही लेंगे ना, ये लेंगे ही नहीं, इसका प्राइस बढ़ गया क्योंकि दोनों चीजें सेम टू सेम है ना, इसलिए आंसर आएगा डी, इनफाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आईसीएआई ने पहले एग्जाम में पूछे हैं आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये ध्यान से करना, इसके लिए आपको पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ध्यान से करके बताना क्या आंसर आएगा। छोटी सी गलती कर सकते हो, छोटी सी गलती कर सकते हो, सोच समझ के देना आंसर। बताओ बच्चों। देखो बच्चों, कंज्यूमर स्पेंड ₹80, ये टोटल एक्सपेंडिचर है 80। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी बच्चों 80। ये कह रहे टोटल एक्सपेंडिचर 96 है, जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 48, क्वेश्चन निकलेगा इससे। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ऐसे देते हैं कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होगा और या प्राइस या क्वांटिटी गिवन होगी, दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर्मूला यही वाला लगेगा ईडी का, P बाई क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P, यही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो P कितना है 1, Q कितना है 80, डेल्टा Q कितना चेंज आ गया भाई, डेल्टा Q निकालो, 32 आ गया क्या, हाँ 32 आ गया माइनस का, और ये कितना है 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे अगर 4 से, 8 से कर दो 4 पे जाएगा, 8 से कर दो 10 पे, 4/10 तो 0.4। बच्चे जनरली क्या कर देते हैं, इसी से ही क्वेश्चन कर देते हैं, ये गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे। और एक बात और देखो मजे की बात, कि अगर तुमने इससे कर दिया होता जो आंसर है वो भी तुम्हें इसमें मिलेगा और तुम्हें लगेगा हाँ बिल्कुल सही आ गया, ये तो
बिल्कुल सही आ गया, ये भी हो सकता है। When price of cylinder rises from 100 to 120 to 200, प्राइस है 120, प्राइस बढ़ के हो गया 200, Q है 300 और Q1 हो गया 200। ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा P निकालेंगे, P1 माइनस P कितना आ गया बच्चों 80, डेल्टा Q निकालेंगे तो माइनस का 100। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास P बाय Q डेल्टा Q बाय डेल्टा P, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 3 पे। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। हाँ बिल्कुल वही तो है। ओहो 0.5, 4/8 1/2 0.5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है बच्चे ये। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द प्राइस इज डिक्रीज फ्रॉम 10 to 8 बट क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। ओहो इतना आसान क्वेश्चन। ये कह रहा है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, बताइए क्या होगा। तो सर जीरो ही होगा ना, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं, और हुआ ही नहीं तो इसलिए आंसर क्या आएगा, इसलिए आंसर आएगा क्या, जीरो। ओके, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इलास्टिक। अभी बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी पावर की डिमांड तो ना इन इलास्टिक होती है, प्राइस बढ़ जाता है तो भी डिमांड क्या होती है, कम नहीं होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इलास्टिक है, तो कौन सा कारण है जो इसको इलास्टिक बना रहा है। ठीक है, कौन सा कारण है जो इसको इलास्टिक बना रहा है कि प्राइस में अगर कमी हुई तो डिमांड बढ़ा देंगे, वो है मैनी यूजेज। ये मैनी यूजेज वाला पॉइंट है जिसकी वजह से इलास्टिक है कि अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड हम ज्यादा कर देंगे। ठीक है, ये सारे बाकी इसको क्या बनाते हैं, लेस इलास्टिक बनाएगा, ये भी लेस इलास्टिक बनाएगा और ये भी लेस इलास्टिक बनाएगा। खाली एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी इलास्टिसिटी को ज्यादा बनाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। इफ इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस बाय 10%, इनकम बढ़ रही है 10%, डिमांड बढ़ रही है कितनी 30%, तो इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी। चलो जी, ई वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये है हमारा फॉर्मूला। लो जी, तो डिमांड चेंज हुई है 30%, इनकम चेंज हुई है 10%, आंसर आया है 3। 3 होता है तो मोर देन 1 होता है, 3 है तो मोर देन 1 होता है, इसलिए आंसर आएगा सी। इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, लग्जरी गुड्स में क्या होता है भाई, इनकम बढ़ने से जब पैसा आता है तो हम लोग ज्यादा खर्चा कहां पे करते हैं, लग्जरी पे करते हैं ना, तो पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, मोर देन 1 इलास्टिक रहता है। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सिस, ये इसकी बात कर रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट वेयर कर्व मीट वाई एक्सिस, ये 0x ये y, तो यहां पूछा है यहां कितनी होगी, अभी नोट करवाया था थोड़ी देर पहले, ईडी इनफाइनाइट, मिड पॉइंट पे 1, यहां बीच में मोर देन 1, यहां बीच में लेस देन 1 और यहां पे 0। तो y पे तो यहां कर रहे हैं ना, y पे यहां कर रहे हैं तो ईडी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा डी इनफाइनाइट। कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउसहोल्ड when the income of household increases by 10% and demand for car rises by 20%. Calculate income elasticity for the household। तो देखो भाई इनकम बढ़ी 10, डिमांड बढ़ गई 20, तो वही 20% बाय 10%, आंसर कितना आ गया प्लस के 2, राइट आंसर इज ए। बच्चों आप देख पा रहे हो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, सेम वही नेचर के क्वेश्चन रिपीट होके आगे, सेम वही क्वेश्चन नेचर के रिपीट होके आगे। तो इन क्वेश्चन को करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आपको यह पता लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी कितनी और हमें और कितनी तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है ना। द कोमोडिटी हुज डिमांड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सर रॉबर्ट गिफन, बताओ भाई
रॉबर्ट गिफन सर ने कौन से वाली कॉमोडिटी के बारे में बात की थी, बताओ जरा। सर इंफीरियर गुड्स के बारे में बात की थी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स ही कभी कभी क्या बन जाती हैं, गिफन गुड्स बन जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब। इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व्स रिमेन अनचेंज्ड, डिमांड कर्व चेंज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व चेंज, बोथ ए एंड सी। बताइए, डिमांड कर्व सेम रहेगा या चेंज होगा या स्लोप चेंज होगा? तो आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। सेम डिमांड कर्व पे स्लोप क्या रहता है, चेंज हो जाता है। सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक नंबर का। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अभी कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड क्या हो गई, ज्यादा, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो क्या बताना है, फॉल इन प्राइस, राइज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस और इंक्रीज इन सप्लाई। राइट आंसर इज बी, राइज इन प्राइस। प्राइस है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीज। बताओ भाई, इनकम बढ़ने पे गुड्स की डिमांड कम हो रही है, कौन से नेचर की गुड्स लग रही हैं आपको? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर हमें लग रहा है कि आंसर आना चाहिए इंफीरियर। यस, दिस इज द राइट आंसर, इंफीरियर आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। इन द लॉन्ग रन, ओहो एक क्वेश्चन ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया आपका ना, आउट ऑफ मतलब दूसरे चैप्टर का आ गया। और क्या बताया था लॉन्ग रन में? वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है, सारे फैक्टर कैसे होते हैं बताओ भाई, सारे फैक्टर कैसे होते हैं? सर सारे फैक्टर होते हैं वेरिएबल, सारे फैक्टर होते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल बाय 5%, प्राइस क्या हो रहा है, 5% कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है कितनी, 6% बढ़ रही है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, बताओ भाई। ईडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो लो भाई, डिमांड में चेंज ज्यादा, प्राइस में कम, 1.2 यानी कि इलास्टिक, एक से ज्यादा हो गई। इलास्टिक मीन्स 1 से ज्यादा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलो ये बताओ, ये बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी होगी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बताइए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा रिलेशन बताया था भाई, इनवर्स, एक बढ़ेगा एक कम होगा तो नेगेटिव होता है, दोनों बढ़ेंगे दोनों कम होंगे तो पॉजिटिव होता है। तो जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसमें पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट्स ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट्स ड्यू टू, बताओ भाई कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? सर जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो कहां पे मिल रहा है, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स प्रोड्यूसर्स, सॉरी गुड्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, डिक्रीज इन, ये भी नहीं आएगा तो आंसर आएगा ए, प्राइस में, प्राइस बढ़ने से ऐसा होता है। ब्रिक्स फॉर हाउसेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ डिमांड? ब्रिक्स फॉर हाउसेज
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिमांड? ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना, क्या आंसर आएगा बताओ। बताओ बच्चों। ब्रिक्स फॉर हाउसेज, इसका आंसर आएगा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड, ठीक है। आपको बता दूं एक बार चारों के बारे में कौन कौन से डिमांड होती हैं, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लें। जॉइंट डिमांड क्या होती है? जब एक चीज किसी और चीज के साथ खरीदी जाती है। जैसे घर बनाएंगे तो ओनली ब्रिक्स नहीं लेके आएंगे, हमें सीमेंट भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, है ना, और भी चीजें चाहिएंगी। तो ऐसी चीजें जब दो चार पांच चीजें इकट्ठी खरीदी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है? जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज की डिमांड बढ़ती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कार की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कार की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है। तो एल्यूमिनियम की डिमांड क्या हो गई? डिराइव्ड डिमांड। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि कार कार की डिमांड बढ़ रही है। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर मौसमी के जूस की डिमांड बढ़ रही है तो मौसमी की डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड डिमांड। और जनरली जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, या एक पर्टिकुलर की बात करें तो कोलगेट। कोलगेट की कोलगेट की डिमांड अगर बढ़ेगी तो कोलगेट को बनाने वाले फैक्टर्स की लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो उनकी डिमांड क्या है? डिराइव्ड डिमांड है, ठीक है। दूसरी बात, फिर आता है कंपोजिट। जब एक ही चीज की डिमांड दो तीन काम के लिए की जाती है उसे बोलते हैं कंपोजिट। दूध परचेज किया तो उसके तीन चार पांच यूज कर लिए, वो कंपोजिट डिमांड है। और कॉम्पिटिटिव होता है जब हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड करते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा जॉइंट डिमांड। नॉर्मल गुड्स हैव, बताओ भाई, बताइए। नॉर्मल गुड्स हैव, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है बच्चों। तो इनकम इलास्टिसिटी भी सर पॉजिटिव ही होगी, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी भी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिमांड फॉर गुड्स टेंड्स टू बी लेस इलास्टिक? लेस इलास्टिक में मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में ज्यादा कमी नहीं आएगी। गुड्स इज नेसेसरी, हाँ ये तो बिल्कुल यही लग रहा है मुझे तो आंसर। टाइम पीरियड इज शॉर्टर, हाँ ये भी लग रहा है। नंबर ऑफ क्लोथ्स सब्स्टिट्यूट लेस, ये भी लग रहा है। तो तीनों सही है, तो इट मींस आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following elasticity of demand measures a movement along the demand curve rather than shift in demand curve? ठीक है। और देखिए मूवमेंट कब होता है? प्राइस की वजह से होता है। अदर फैक्टर में तो फिर क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता। तो देख लो कौन सा है, ठीक है। कौन सी इलास्टिसिटी मूवमेंट को मेजर करेगी? तो सर प्राइस करेगी, क्योंकि अदर फैक्टर वाली है, बेदर फैक्टर वाली है। तो आंसर आएगा बी। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, if price elasticity of demand is zero, the shape of the curve will be, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो है, ये है जी, ईडी जीरो, तो कैसा होगा? वर्टिकल शेप होगा। आंसर आएगा बी, वर्टिकल, ठीक है। और ये बात समझ में? नेक्स्ट,
if a 20% fall, if a 20% fall in price of a commodity brings about 40% increase in demand। चलो फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। चलो जल्दी से बताओ। 20% fall in price of a commodity brings about a 40% increase in demand। डिमांड बढ़ गई 40%, डिमांड में चेंज आया 20। तो जब डिमांड में ज्यादा चेंज आता है तो मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, इलास्टिक 2 आंसर आएगा। ठीक है, 2। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड क्यों होता है भाई बताइए। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड क्यों होता है। सर प्राइस में चेंज की वजह से होता है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा सर, सी आएगा। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, बताओ। बताओ भाई जल्दी बताओ। नॉर्मल गुड्स हैं, प्राइस फॉल हो रहा है सर, प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर 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 ये कम होगा तो वो बढ़ेगा, देखो कहाँ बढ़ेगा भाई। अच्छा, ये तो कुछ और क्वेश्चन दिया है नीचे, ऑप्शन तो देखो। राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इसलिए आंसर आएगा सी। आंसर आएगा सी। ओके। डैश shows various combination of two product that give same amount of satisfaction। Dash shows various combinations of two products that give same amount of satisfaction। बताओ भाई, सेम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी। सर इसको बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व। ऐसे दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जो इस कर्व पे आएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सभी में सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है, सेम होता है बच्चों। इनडिफरेंस कर्व इज द राइट आंसर। चलो जी, टी यू एम यू आ गया ना। तो एक क्वेश्चन आपको मैं एक डायग्राम इसका बता दूं ताकि बारी बारी फिर हमें ना बनाना पड़े टॉपिक। ये एम यू यहाँ है और ये टी यू ऐसे मैक्सिमम होता है ना। तो जब तक एम यू पॉजिटिव है टी यू इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, एम यू जीरो तो टी यू मैक्सिमम होता है, एम यू नेगेटिव तो टी यू डिक्लाइन करता है। ये तीन बातें हैं, इसी पे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखिएगा, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज जीरो, बी आंसर आएगा। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, हाँ जी, कैसी शेप होती है इनडिफरेंस कर्व की, सर ऐसी होती है। और ये कौन सी शेप होती है, सर ये होती है कन कन्वेक्स। ठीक है, ये होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसलिए आंसर आएगा बी। इसलिए आंसर आएगा बी। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ ए कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर करना भाई, सोच समझ के आंसर करो। बताओ। बताओ बताओ बताओ।
एमयू ही क्या होता है? डिमांड कर्व होता है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से क्या बनता है? डिमांड कर्व बनेगा बच्चों। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से क्या बनता है? डिमांड कर्व बनता है। सो राइट आंसर इज डी। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, ये लो भाई एक डायग्राम देख लो पहले। ये होती थी हमारी बजट लाइन, ये होता था आईसी, है ना? इसको यहां टच करता था ये। तो बताइए, इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। चलो ये बताओ, एमयू का कंसेप्ट किसने दिया था? एमयू का कंसेप्ट किसने दिया था? बताओ जी। सर एमयू का कंसेप्ट दिया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ए राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट एंगल इंडिफरेंस कहां होता है भाई? सर ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में राइट एंगल बनता है। इट मींस ए हमारा सही आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा ए। Indifference curve never intersect each other due to, indifference curve never intersect each other due to, बोलो भाई। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। सोच समझ के आंसर करना। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बताइए क्यों? डिफरेंट लेवल ऑफ, क्योंकि तीन कर्व है, तीनों पे सेटिस्फेक्शन कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए, और पूरे पे एक पे क्या होना चाहिए? सेम, तो ये कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर आएगा ए। बजट कंस्ट्रेंट लाइन इज ए रिजल्ट ऑफ, बताओ भाई। ये कह रहा है बजट कंस्ट्रेंट लाइन नहीं, बजट लाइन। बजट लाइन कैसे बनेगी? बजट लाइन कैसे बनेगी? एक्स का प्राइस पता होना चाहिए, यस। वाई का पता होना चाहिए, यस। इनकम पता होनी चाहिए, यस। तो ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। ठीक है। Difference between what a consumer is ready to pay and what he actually pay is, बताइए। बोलो। Difference between what a consumer is ready to pay and what he actually pay। सर इतना आसान क्वेश्चन है, ये है कंज्यूमर सरप्लस, यस। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज ऑलवेज, बताइए। स्लोप ऑफ आईसी कर्व, बताओ भाई। आईसी का स्लोप कैसा होता है? सर डाउनवर्ड होता है, क्यों?
क्योंकि एक चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एक चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक को ज्यादा करेंगे दूसरे को कम करना पड़ेगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ओके। विच इकोनॉमिक्स सेड दैट मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार घूम फिर के आता है। आप बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। सर आंसर आएगा ए सी पीगू। ए सी पीगू। एम यू इज ए डैश कंसेप्ट, बताओ भाई। एम यू इज ए डैश कंसेप्ट। सर 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 इसका आंसर आएगा कार्डिनल। इसको मेजर किया जा सकता है एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। लो जी ये बताओ। इंडिफरेंस कर्व्स आर, ये आईसी कौन सा शेप है ये? सर ये तो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो लगा दो फिर आंसर। अगर ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है तो यही आंसर लगा दो, बस इतना सा तो काम है और क्या। ठीक है चलिएगा जी नेक्स्ट। कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, नन। आएगा डीएमयू। यहां पर पढ़ा था सर ये कंसेप्ट हमने। नेक्स्ट देखिएगा। ऑन विच अप्रोच इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड? इनडिफरेंस कर्व किस पे बेस्ड है? सर ये ऑर्डिनल पे है। एमयू वाला कार्डिनल पे था और इनडिफरेंस वाला ऑर्डिनल पे होता है सर। ओके चलो ये बताओ, सोच समझ के आंसर करना। बताओ। बताइए। बोलो बोलो बोलो। सेटिस्फेक्शन विच ए कंज्यूमर डिराइव्स इन द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू 320। ये मिला सेटिस्फेक्शन, प्राइस कितना है 120, तो डिफरेंस निकालो भाई। 0 to 1, ये आंसर आएगा 140 इज द राइट आंसर। चलो एल शेप कब होता है? एल शेप मतलब राइट एंगल्ड, ये अभी कराया था आपको। एल शेप कब होगा ऐसी? when indifference curve is L shaped then two goods will be perfect complementary goods। डी आंसर आएगा। on which approach indifference curve analysis is based? अभी तो पढ़ा था, अभी पढ़ा था तुमने, बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ मेरे बच्चों क्या लगता है तुम्हें, क्या आंसर आएगा? सर इसका आंसर आना चाहिए ऑर्डिनल अप्रोच। टोटल यूटिलिटी derived from the consumption of a commodity is equal to ₹5। टीयू मिला 5। ठीक है MU1 है, कंज्यूमर ने 3 यूनिट परचेज की है, तो कितने, मतलब उसने 5 मिला, चाहता क्या था 3, कंज्यूमर सरप्लस 2। राइट आंसर आएगा ए। राइट आंसर आएगा ए। ओके नेक्स्ट। when TU is maximum MU is, अभी कराया था डायग्राम, अभी डायग्राम कराया था। ये MU है, ये 0 और ये TU है। MU 0 तो TU कैसा होगा? TU मैक्सिमम MU कैसा होगा? कैसा होगा सर? 0 होगा। सर 0 होगा, राइट आंसर आएगा A0।
राइट आंसर आएगा A0। टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, इसका आंसर हमने 2 लगाया था, तो इसको बस फटाफट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When marginal utility from the consumption of a commodity is 0, MU 0 है तो TU कैसा होगा? हाईएस्ट होगा। इसके क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, यही वाले क्वेश्चन MU TU वाले रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, TU कम होना स्टार्ट हो जाता है जब MU नेगेटिव हो जाता है। तो देखो कहां है, राइट आंसर इज B, MU बिकम्स नेगेटिव। The convexity of indifference curve is due to, the convexity of indifference curve is due to, कन्वेक्स क्यों होता है सर? MRS की वजह से होता है, और MRS भी कैसा होता है? डिमिनिशिंग होता है, इसलिए। तो देखो DMRS, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट आंसर इज A। अगर ये राइजिंग MRS होता तो ये कनकेव बनता, अगर ये इंक्रीजिंग MRS होता तो, अगर ये कांस्टेंट MRS होता तो ये स्ट्रेट लाइन बनती। ये तीनों क्वेश्चन भी कर लेना अलग से ना, ये अगर डिमिनिशिंग होता है तो बनता है कन्वेक्स, इंक्रीजिंग होता तो कनकेव, कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन, ये बताना है। ओके, नेक्स्ट। When two goods are perfect complementary, when two goods are perfect complementary, the indifference curve is, when two goods are perfect complementary, then two two goods are perfect complementary, indifference curve कैसा होता है? L shape। अभी तो सिखाया था, अभी तो सिखाया था, L shape होता है। ओके, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज नोन एज, मार्शल वाला कौन सा था भाई सर? कार्डिनल होता था, कार्डिनल होता था। कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू, अभी 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 आया था देखो, DMRS, DMRS। ओके, DMRS। When marginal rate of substitution is increasing, shape of indifference curve, बताओ भाई, अभी 3 केस बताए थे। MRS इंक्रीजिंग है तो कैसा होगा? C कनकेव, C कनकेव। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज, जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, IC1 IC2 IC3, जितना ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। राइट आंसर इज A, राइट आंसर आएगा A। ओके, राइट आंसर इज A। When total utility increases at diminishing rate, बताओ भाई, ये TU कम हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो क्या बताया था? MU कैसा होगा सर? MU डिमिनिशिंग होगा, MU डिमिनिशिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट।
In case of complementary goods, in case of complementary goods, the shape of indifference curve will be, अभी बताया था जी L shape होगा. Right answer is C. From which of the following, from which of the following the concept of consumer's surplus has been derived? From which of the following the concept of consumer surplus has been derived? ये सारे देखो रिपीट रिपीट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, रिपीट रिपीट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. द प्राइस लाइन और बजट लाइन ऑफ ए कंज्यूमर इज, इसकी बात हो रही है. ये शेप ऐसे होती है. अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है आंसर. पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू टू एक्सिस, यस ये होती है. तो राइट आंसर आएगा सी. राइट आंसर आएगा सी. Which one of the following is not an act of consumption? Which one of the following is not an act of consumption? बोलो भाई. बर्निंग ऑफ गैस फॉर कुकिंग फूड ठीक है, बर्निंग ऑफ फर्नीचर एक्सीडेंटल फायर ये नहीं है. राइट आंसर आएगा बी. अगर फर्नीचर जल गया एक्सीडेंट में तो वो नहीं माना जाएगा. When TU is maximum, MU is 0, ये अभी पढ़ा था हमने. TU मैक्सिमम है तो MU क्या होगा? 0 होगा. तो ये देखो यहां तो क्या हो रहा है बच्चे, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन वही वाले रिपीट रिपीट आ रहे हैं. तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने करने हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने करने हैं ताकि ताकि क्या हो, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट ये बताओ, बताइए. Indifference curve is curve which represent all those combination of two goods which give equal satisfaction to the consumer. Very good. Equal satisfaction to the consumer. Next, TU is maximum when MU is 0. देखो वही क्वेश्चन रिपीट, वही क्वेश्चन रिपीट, वही क्वेश्चन रिपीट चल रहे हैं सारे. When indifference curve is L-shaped, indifference curve is L-shaped, then two goods will be perfect complementary. ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार कर दिया अभी अभी में हमने, ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग saturation point, consumption of additional unit of commodity causes. After reaching saturation point, consumption of additional unit of commodity causes. TU फॉल होगा, MU इंक्रीज होगा. TU MU दोनों इंक्रीज होंगे. TU फॉल होगा, MU नेगेटिव हो जाएगा. यस, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट बताइए. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डैश एज ए कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. यहां से आप नीचे 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 आओगे तो MRS कैसा होता रहता है सर? डिमिनिश होता है. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट, indifference curve shapes down towards the right since move of one commodity and less of another. लो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कह रहा है. इंडिफरेंस कर्व पे सैटिस्फैक्शन कैसा होता है? सेम होता है. वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग टेबल. अच्छा जी, TU बताना है. MU पता है ये है तो सर ये आएगा 57. प्लस करके निकालते ना, समेशन MU होता है TU, समेशन MU होता है TU. तो राइट आंसर आएगा डी
57. Which one of the following statement about an indifference curve is not correct? Indifference curve नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है. Always touch x axis, कन्वेक्स होता है, नेवर इंटरसेक्ट. ये बी वाला गलत है. कभी भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है. सो राइट आंसर इज बी. द सेकंड ग्लास ऑफ लेमनेड, लेमन जूस आप पी रहे हैं, वो लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको. तो ये कौन सा केस है सर? ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. राइट आंसर इज सी. Indifference curve are convex to the origin because they are based on logic DMRS. क्या आपको लग रहा है कि 4-5 बातों के अलावा कुछ और पूछा जा रहा है? उसी क्वेश्चन को रिपीट रिपीट रिपीट. तो बच्चे ये 5-6 बातें जो हैं, 4-5 बातें जो मैंने बताई, इसको बहुत नियत से आप पढ़ लेना. इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो बारी बारी. Which among the following is not the assumption of law of DMU? Which among the following is not the assumption of the law of DMU? बताओ भाई. Which among the following is not the assumption of the law of DMU? Consumption should be continuous, ये तो है. Different unit of commodity under use should consist of standard unit, ये भी ठीक है. Different unit consumed should be identical, ठीक है. State of mind consumer should not be normal, should not be normal, ये तो गलत है, होना चाहिए ना. तो इसलिए आंसर आएगा डी. नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर्स टू. द सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर्स टू, बताइए. एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं सर. टोटल स्टॉक नहीं सर. स्टॉक अवेलेबल नहीं सर. डी आएगा. ऑफर्ड फॉर सेल, जितनी चीजें हम बेचने के लिए तैयार हैं वो सप्लाई है. इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मींस, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. शिफ्ट इन सप्लाई, मूवमेंट नहीं सर. आंसर आना चाहिए शिफ्ट, क्योंकि मूवमेंट तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है. इफ सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई कर्व कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक. द सप्लाई कर्व इज लॉजिक. इन इलास्टिक तो ऐसे होता है ना, ES 0, तो ये हो गया वर्टिकल. राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज ए. व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीजेज इन शॉर्ट रन, प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर बढ़ेगा भाई. कि जो चीज पहले 10 की सेल हो रही है वो 20 की हो रही है, तो फायदा हो गया ना हमें. शॉर्ट रन में सप्लाई प्राइस बढ़ गया तो फायदा होगा. चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व. अच्छा, सप्लाई कर्व सेम रहेगा और कमोडिटी है वो चेंज हो रही है, सप्लाई चेंज हो रही है. तो वो किसकी वजह से होता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसी चीज के प्राइस की वजह से होता है. तो आंसर आएगा ए, चेंज इन द प्राइस ऑफ commodity. What is the elasticity of supply when price changes from rupees 15 to 12 and 6 to 5? 5 आएगा, 50 नहीं है. देखो ये कह रहा है कि पहले प्राइस है 15 और P1 है 12, Q है 6, Q1 है 5, डेल्टा P है -3, डेल्टा Q है -1. तो ES का फॉर्मूला होता है P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P. तो P कितना है हमारा जी? 15, Q है 6, डेल्टा Q -1, डेल्टा P -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से जाएगा 5 पे. 5/6, 5/6 कितना होता है? 0.833 होता है क्या? देखो 5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6, 0.833. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट, ए परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी. ए परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी. परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऐसे होता है. सॉरी, ये तो इलास्टिक है, इन इलास्टिक पूछा है.
इन इलास्टिक पूछा है, तो इन इलास्टिक तो जी ऐसे होता है जी, है ना, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आंसर आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस आंसर आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, इफ द सप्लाई ऑफ ए commodity is perfectly elastic, सप्लाई कैसी है, perfectly elastic, an increase in demand will result in, if the supply of commodity is perfectly elastic, increase in demand will result in, बताइए, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक ऐसे सप्लाई है, तो पहले डिमांड थी ये, अभी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइस तो वही रहेगा, खाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, तो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस रहेगा कांस्टेंट, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, when change in the quantity supplied is proportionate to the change in price, when change in the quantity supplied is proportionate to the change in price, बताओ, जितना सप्लाई में चेंज हुआ प्राइस में उतना ही सप्लाई में चेंज हुआ, तो वन आंसर आएगा, प्रोपोर्शनेट है ना बच्चे, इसलिए आंसर आएगा वन। एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर्स टू ए सिचुएशन when the producers are willing to supply a, expansion in supply refers to a situation when the producers are willing to supply, बताओ, larger quantity at an increased price, प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज्यादा करते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है। when supply is perfectly inelastic, elasticity of supply is equal to, perfectly inelastic है, नो चेंज, नो चेंज तो जीरो आएगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बताइए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो सप्लाई पे कैसा फर्क पड़ेगा, बताओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्निक इंप्रूव हुई तो मतलब सप्लाई बढ़ी, लेकिन सप्लाई बढ़ी अदर फैक्टरी की वजह से, अदर फैक्टरी की वजह से है तो फिर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ एप्पल राइजेज फ्रॉम 30 टू 40, पी था पहले 30, P1 हो गया 40, सप्लाई बढ़ के 240 से कितना हो गया 300, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी होगी, तो होगा P बाय Q, डेल्टा Q कितना है जी 60, डेल्टा P कितना है 10, तो ये जाएगा 4 से, ये 1070, 3/4 0.75 आया, लेकिन 0.75 तो कोई है नहीं, है ना, है ना, ये रहा, ये है बिल्कुल, राइट आंसर आएगा 0.75। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, अच्छा सर ये क्वांटिटी एक्सिस क्या होता है, बेटा यहाँ हमेशा प्राइस होता है, यहाँ हमेशा क्वांटिटी होती है, ये पैरेलल टू इस दिस के है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सप्लाई है, ES कैसी है, इनफाइनाइट है, ओके। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी सप्लाइड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, supply refers to quantity supplied at a particular price for a particular period of time, yes ट्रू आंसर आएगा बिल्कुल। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स, बताइए, अदर फैक्टर चेंज होंगे या प्राइस चेंज होगा, या दोनों चेंज होंगे, बताओ, बताइए भाई क्या आंसर आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स,
चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, नो सर, ये तो अदर फैक्टर की वजह से होना चाहिए, तो आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी। An increase in supply with demand remaining the same brings about an increase in supply with demand remaining the same, डिमांड सेम है खाली सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होते क्वांटिटी बढ़ती है। देखो भाई, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ती है, तो राइट आंसर आएगा ए, प्राइस कम क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट, when supply curve shift to the right there is dash in the supply, supply curve shift to the right, right हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है भाई, ऐसे है ना, ये पहले हमारा सप्लाई कर्व था, ये राइट में शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होता है। Elasticity of supply is defined as responsiveness of quantity supplied of a good to change in प्राइस, प्राइस ऑफ कंसर्न गुड, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितने चेंज आया, उसको अगर हम मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉल करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंप्लाइज, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंप्लाइज, बताइए भाई, टोटल आउटपुट ड्यूरिंग ए पीरियड, नहीं सर, टोटल स्टॉक, नहीं, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, इट्स क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, राइट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है, सबसे बेस्ट आंसर डी है। और अगर इसको देखें, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस तो नहीं होता, पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, डिफरेंट प्राइस पे होती है सप्लाई, तो है ना, तो आप इसका आंसर ना सी करो, डी भी मत करो, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, जो अवेलेबल के लिए अवेलेबल है उसको सप्लाई बोलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये पर्टिकुलर प्राइस दिया ना, ये मुझे जम नहीं रहा थोड़ा, क्योंकि ये सप्लाई जो होती है वो डिफरेंट प्राइस पे होती है, पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं होती है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ए, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ए, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, सर फ्लो होता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी किया जाता है सर, और जब पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करेंगे तो क्या कंसेप्ट होगा, फ्लो कंसेप्ट होगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ मैंगोज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 40, प्राइस पहले 30 है और P1 बढ़ के ये 40 हो गया, द सप्लाई इंक्रीजेज, क्वांटिटी 240 से कितनी हो गई हमारी 300, तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर मैंगोज, तो P बाय Q, डेल्टा Q कितना आ जाएगा 60, डेल्टा P 10, ये तो शायद अभी आया था क्वेश्चन हमारे पास, नहीं नहीं आया था, 6/8 देखो, 6/8 0.75, 0.75 और 0.75 के सबसे पास कौन सा है, डी वाला, तो इसलिए आंसर हम लगा देंगे डी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो आया नहीं लेकिन उसके पास में है यही वाला, तो आपको फिर आंसर यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। If a 20% fall in price brings about a 10% fall in quantity supplied, if a 20% fall in price brings about a 10% fall in quantity supplied, 20% fall in price, प्राइस में चेंज आया 20%, इसमें आया 10%, तो 1/2 यानी कि 0.5 हमारा आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, एट ए प्राइस ऑफ ₹25 पर kg द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज 10,000 पर वीक, ओके, जब प्राइस 25 है, ओनली 25 है ये, तो क्वांटिटी है
10,000, प्राइस बढ़ गया 30 हो गया और क्वांटिटी हो गई हमारी 12,000, क्वांटिटी हो गई हमारी 12,000। तो आपको बताना है ES कितना होगा। तो ES का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय Q, डेल्टा Q 2000 इंक्रीज हो गया और डेल्टा P 5 है, तो ये जाएगा 5 से, ये भी जाएगा 5 से, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों में 20% चेंज आया है। शॉर्ट टर्म प्राइस इज ऑल्सो कोल्ड, चलो बताओ बताओ, सोच समझ के क्या आंसर आएगा। शॉर्ट टर्म के प्राइस को क्या बोला जाता है, बताइए। शॉर्ट टर्म प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय नेम ऑफ, सर मार्केट प्राइस। नॉर्मल प्राइस कौन सा होता है, लॉन्ग रन के प्राइस को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल प्राइस, और शॉर्ट रन के प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। सो राइट आंसर इज ए। If a 20% fall in the price brings about a 10% fall in quantity supplied, क्वांटिटी में 10% चेंज, प्राइस में 20%, तो 1/2.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ES मोर देन 1 होगा, और कब होता है जी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मोर देन 1 होगा, ये मोर देन 1 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये मोर देन 1 होगा, तो बताइए क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस मोर नहीं, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन, यस, तो राइट आंसर आएगा बी, राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं, स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड। देखो ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये जब पर्टिकुलर प्राइस कहता है तो सप्लाई जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे होती है, लेकिन जब तक प्राइस नहीं होगा तब तक हम लोग सप्लाई को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे तो आंसर देखो एग्जाम के हिसाब से लिख के आओगे तो सी लगा के आना, एग्जाम के हिसाब से सी लगाना, लेकिन ये आंसर सही है नहीं, क्योंकि सप्लाई क्या होती है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी चेक की जाती है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ES मोर देन 1, अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, as the price of a commodity increases, as the price of a commodity increases, नॉर्मली सप्लाई क्या होती है, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन ए मार्केट देन इट कैन बी सेड दैट, इक्विलिब्रियम का मतलब ये वाला, ये डिमांड ये सप्लाई दोनों इक्वल हैं, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, यस, राइट आंसर इज बी, ना एक्सेस होती है ना डेफिशिट होती है, इक्वल होती हैं दोनों, तो राइट आंसर आएगा बी। सप्लाई इज ए डैश कंसेप्ट, सप्लाई इज ए डैश कंसेप्ट, सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है, सर ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी किया जाता है ना सर, इसलिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड बाय,
किससे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो प्राइस से निकालेंगे ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आंसर आएगा बी। इंक्रीज इन सप्लाई डिनोट्स ए शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। इंक्रीज इन सप्लाई डिनोट्स ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट। इट डिनोट्स इंक्रीज इन सप्लाई विदाउट चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, पहले ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, अभी प्राइस डाउन हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, ये कह रहा है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसा हो जाएगा सर? डाउन हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आंसर आएगा ए, फॉल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई? इनमें से कौन सा सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है? सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंसर्न, prices of the factor of production, state of technology used in the production process, and customs and tradition in the society. Which among the following is not? सप्लाई किस पे डिपेंड नहीं करती? प्राइस पे तो करती है सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे करती है, टेक्नोलॉजी पे करती है, कस्टम पे डिमांड डिपेंड करती है, जैसा कस्टम वैसे डिमांड। ठीक है ना, इसलिए आंसर आएगा इसका डी। डी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ द commodity increases from 200 to 250, प्राइस 200 है, ये हो गया 250, क्वांटिटी हो गई 1000 से 1100, What will be the coefficient of elasticity supply? सिंपल क्वेश्चन है, P है 200, Q है 1000, डेल्टा Q है 100, डेल्टा P है 50, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 5 पे, 2/5 0.4। राइट आंसर इज 0.4। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, कई बार बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं कि आंसर 0.4 और 4 पे टिक कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइट में हो जाएगा जी सप्लाई कर्व। क्यों हो जाएगा भाई? सप्लाई बढ़नी चाहिए अदर फैक्टर की वजह से। अब वो अदर फैक्टर कौन कौन से हैं देख लो। टेक्नोलॉजी इंप्रूव, यस। इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, ये तो हमारे सप्लाई को कम करेगा, प्रॉफिट कम होता है। एक्साइज ड्यूटी, नहीं, ये भी कम करेगी। तो आंसर आना चाहिए ए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से हमें फायदा होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से हमें फायदा होगा, इसलिए हम सप्लाई बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा जी, बताइए MUX इक्वल PX, MUY PX, टेंजेंट होनी चाहिए बोथ A एंड B। राइट आंसर इज C। बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए IC पे, और MUX अपॉन PX, ये थ्री कमोडिटी का दे रखा है, ये इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUZ अपॉन PZ होना चाहिए। यस, राइट आंसर इज C। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम कर देंगे, ये बात ठीक लग रही है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये गलत है, इनवर्स होता है।
टैक्सीज एंड सब्सिडी हैज नो इम्पैक्ट ऑन सप्लाई, ये गलत है। सीजनल चेंज हैज नो इम्पैक्ट ऑन सप्लाई, ये गलत है। तो आंसर आएगा ए। सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है कोस्ट के साथ, कोस्ट बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं ना, तो हम कम सप्लाई करेंगे, कोस्ट कम होगी तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, इनवर्स रिलेशन होता है। when the supply of a product is perfectly inelastic, when the supply of a product is perfectly inelastic, then the curve will be perfectly inelastic। कैसा होता है जी? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जीरो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आना चाहिए, ए आंसर आएगा। in case of dash there is an inverse relationship between income and demand for a product। ये कह रहा है in case of dash there is an inverse relationship between the income and demand for a product। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स तो होता है जी कॉम्प्लीमेंट्री में, सब्स्टिट्यूट में होता है पॉजिटिव। If Mage has -0.30 इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव यानी कि गुड्स इंफीरियर है, पहली बात तो पूछा क्या है, अच्छा क्या चीज है तो इंफीरियर ही माना जाएगा भाई। इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर आएगा बी। इफ प्राइस डिक्रीजेज फ्रॉम 80 टू 60, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस 80 था और अब ये 60 हो गया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.25। अच्छा जी, तो देखो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ओके, अब ईडी है कितना हमारा 1.25, प्राइस चेंज हो गया कितना 80 से 60 हो गया, 80 से 60 यानी 20% का चेंज, यानी 25% चेंज आ गया ना, ये 25% चेंज आ गया, ठीक है, माइनस का। तो ये बताना है डिमांड कैसी होगी, अब डिमांड कैसी होगी, तो ये 25% चेंज है तो 25 का 1.25 निकाल लो भाई। तो ये कह रहा है डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज बाय 25। पहली बात तो देखो प्राइस डिक्रीज हो तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो गलत है, डिक्रीज तो नहीं होगी, लेकिन ये 25 नहीं आएगा इसका आंसर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा प्राइस पहले 80 था, 80 का 25% कितना होता है 20, वो लेस हुआ, तो 25 से ज्यादा चेंज आना चाहिए ना, क्योंकि 1.25 है, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। क्वेश्चन समझ आया कि ईडी क्या है, मोर देन 1, तो जितना चेंज प्राइस में आया उससे ज्यादा चेंज आएगा, तो 80 से 60 हुआ यानी कि 25% चेंज आया, तो 25 कैसे है समझ आ रहा है ना, कि पहले 80 था चेंज आया 20, तो 20 बाय 80 इंटू 100, 25%। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज कितना आया डिवाइड बाय वो पहले कितना था इंटू 100 करते हैं, तो 25 से ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो वो ऑप्शन है नहीं हमारे पास यहाँ पे, इसलिए आंसर डी आएगा, नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, which of the following is are condition of the theory of consumer surplus if price is same for all the unit he purchase? Consumer gain extra utility or surplus, consumer surplus for the last commodity is 0, both and none। Condition of theory of consumer surplus if price is same for all the units he purchased, लास्ट यूनिट से ये क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जब तक सरप्लस मिलता रहेगा वो परचेज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, डाउनवर्ड होता है, यस, कन्वेक्स होता है, यस, इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, विल नॉट टच द either of the axis, यस, टच नहीं करता। तो इसने पूछा क्या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है तो आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी, ठीक है।
चलिए जी, अभी हमारे पास बस 3-4 क्वेश्चन और हैं आज की क्लास के लिए, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इलास्टिसिटी ऑन द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन यूनिटी, ये तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये 1 लेस देन 1 मोर देन 1 इंफिनिटी 0। लोअर सेगमेंट पे ग्रेटर देन 1 गलत है, अपर सेगमेंट पे लेसर देन 1 गलत है, मिडल पे इक्वल टू यूनिटी यस ये सही है, ठीक है ये सही है। ये भी नहीं है, ये भी गलत है, राइट आंसर आएगा सी। Which of the following will affect the demand for non-durable goods? Non-durable goods कौन सी होती हैं बच्चों बताओ? Which of the following will affect the demand for non-durable goods? Non-durable कौन सी होती हैं? एक बार खाई खत्म, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस, डेमोग्राफी, यस ऑल ऑफ द अबव आएगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब तुम्हारी इनकम कितनी है, गुड्स का प्राइस कितना है, जहां तुम रहते हो वहां का कैसा एनवायरनमेंट है, तो आंसर आएगा डी, ठीक है। When the price of tea decreases, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज हो गया, पीपल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ कॉफी, तो देन गुड्स सर कैसी हैं? सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू विद एमयू, कौन सा रिलेशन एमयू के साथ ट्रू है? देखिएगा, when mu is positive tu rises at diminishing rate, ये तो ठीक है। when mu is 0 tu is maximum, ये भी ठीक है। mu is negative total to diminish, ये भी ठीक है। तो all of the above हमारा आंसर आएगा इसका। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट, अभी बताया था मिड पॉइंट में क्या होती है भाई, ईडी 1 होती है, ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मीन्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होता है जी? जब प्राइस सर चेंज होता है, बाकी फैक्टर सेम रहते हैं। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, राइट आंसर इज बी। तो ये बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए और जो ICAI ने पास्ट ईयर्स में पूछे हैं। इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार रिपीट कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आपने ये भी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बारे बारे रिपीट होके आए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल लेट्स क्रैक सीए एग्जाम इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम अब पास हैं और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और जो भी आपकी फीडबैक हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा जो कोड है SPSUNIL1 इसको यूज करना ना भूलें, क्योंकि जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों आपको इससे मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।